अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नवीद अंजुम और आज की वीडियो का टॉपिक है FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अंजुम और मेरे साथ है जदीद अंजुम। आज की वीडियो हमने व्यूअर्स की आसानी के लिए बनाई है कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो कि हमसे बार बार पूछे जाते हैं और वो हमें इस तमाम प्रोसेस के अंदर आसानी प्रोवाइड करता है। तो मैं जदीद से शुरू करता हूँ पहले सवाल से। जदीद, CSC एंड एनसो अप्लाई करने की तैयारी हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए? जी नवीद, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम जो है ना वेल प्रिपेयर्ड हों पहले से ही। अगर हम अपने काम को डिले करें और एंड तक रखें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कब से करना स्टार्ट कर दें। तो मोस्टली आप देखें कि अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्ट से आप जो है अपने आप की ना तैयारी शुरू कर दें स्कॉलरशिप की अप्लाई करने के लिए। अब स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि किस तरह की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो उसमें आप बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना शुरू करें। ये दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी सितंबर का कहा, हमें सितंबर में ही क्यों शुरू करना चाहिए? हाँ जी, ये भी एक अच्छा चीज़ है कि आप हमें सितंबर से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, लोगों के जहन में आता है। ये है कि सितंबर में हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो बेसिकली एप्लीकेशन पीरियड है CSC का या आंसो का ऑनलाइन, वो जनवरी में स्टार्ट होता है। तो आपको उधर अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जाहिर बात है आप उस ड्यूरेशन में वो बनवाएंगे तो मे भी आपकी डेडलाइन निकल जाए। इसके अलावा आपने प्रोफेसर भी फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप स्टार्ट करेंगे। उनको ईमेल्स करनी है, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वेस्ट करनी है। आप यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करेंगे, प्रोफेसर्स ढूंढेंगे, आप कईयों को ईमेल करेंगे, उनके रिप्लाई नहीं आएंगे। जिनके अगर किसी का अगर आपको रिप्लाई आता है तो मे बी वो आपके इंटरव्यू का कहे, तो आप इंटरव्यू भी प्रिपेयर करेंगे। तो इस तमाम प्रोसीजर को जाहिर बात है अगर आप उसी 2 मंथ के डोमेन में रखेंगे तो मेरे ख्याल में वो करना मुश्किल है। सही हो गया। जनेद, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी लिस्ट है? हाँ जी नवीद, हमें जो है जो इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसमें कि सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ तो हो। उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स हों, आपके पास फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हो, आपकी लास्ट डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री जो है उसकी वो अवेलेबल हो। आपके पास क्या कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मौजूद हो। तो ये बेसिक 6-7 चीज़ें जो आपके पास पहले मौजूद होनी चाहिए बिफोर एप्लीकेशन। जनेद, आप हमें ये बताइएगा कि CSC और एनसो को अप्लाई करने से के लिए हमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए? जी नवीद, CSC जो है आप ऑनलाइन सिस्टम में उनके 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस दे सकते हैं CSC के लिए। तो आप ऐसी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें जिसमें आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके पास वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर भी है प्रोफेसर का, और आपको लगता है कि उस लिहाज से आपकी ग्रेडिंग भी वहाँ अच्छी बनती है। आपका अगर इंटरव्यू गया है, अगर प्रोफेसर ने लिया वो भी अच्छा गया, तो आप उन 3 यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करें। ये मैं बात कर रहा हूँ CSC के लिए स्पेसिफिक। लेकिन आंसो का जिस तरह का आपको पता है कि वो सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट्स में हैं, तो आप उनमें किसी एक इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं आंसो स्कॉलरशिप के लिए। आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते एक ही टाइम। तो आप जाहिर बात है देखेंगे अगर आपका UCAS और USTC ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली, वहाँ आप देखें अगर आपका इंस्टीट्यूट और आपका फील्ड UCAS में अवेलेबल है तो आप UCAS में अप्लाई करें। अगर आप देखते हैं कि आपका जो सूटेड फील्ड है और जो इंस्टीट्यूट है वो USTC के अंडर आता है तो आप USTC में अप्लाई करें। एक और सवाल हमारे पास ये आता है कि हमें फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को कब बनवाना चाहिए? जी नवीद, ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली जो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हमें 2 दफ़ा रिक्वायर्ड होता है। एक तो उस वक़्त हम जनरल सा बनवा लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल से जिस वक्त आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप करनी होती है, और एक उस वक्त रिक्वायर्ड होता है जब हमें एडमिशन मिल जाता है और हम वीज़ा लगवाने के लिए जाते हैं।
तो एक उस वक्त हमें रिक्वायर्ड होता है, तो हमें 2 दफ़ा बेसिकली बनवाना पड़ता है। अब 2 दफ़ा क्यों बनवाना पड़ता है, तो आप देखें कि उसकी जो वैलिडिटी पीरियड होती है आपके फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, वो 6 मंथ्स होती है मैक्सिमम। तो आपके इस एप्लीकेशन प्रोसेस में 6 मंथ्स लग जाते हैं, तो आपको अगेन वो दोबारा बनवाना पड़ता है। हमारे व्यूवर्स को काफ़ी मुश्किल आती है कि वो फॉर्म हमने डाउनलोड कहाँ से करना है या हमें वो मिलेगा कहाँ से, तो काइंडली ये भी बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। जी नवीद, ये जो है आप 2 जगह से फ़ाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आंसो की बात करूँ, तो हम यूएसटीसी और यूकैस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यूएसटीसी की जो वेबसाइट है या आंसो की वेबसाइट जो है वहाँ ये अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है वहाँ जो है ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ना चाइनीज़ एम्बेसी जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी जा के ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप गूगल में लिख के सर्च करें तो आसानी से मिल जाएगा। जब हमारा स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाता है तो क्या हमें मेडिकल करवाना होता है, और अगर हमें मेडिकल करवाना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ से होता है वो? जी नवीद, हमें मेडिकल लाजमी करवाना होता है। हमें वीज़ा एप्लीकेशन जब भी हम फिलअप करेंगे तो उसके साथ हमने अपना मेडिकल भी अटैच करना होता है। तो इसके लिए जो है ना हर कंट्री के अंदर चाइनीज़ एम्बेसी ने डेजिग्नेटेड अदारे बताए हुए हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की बात करूँ तो उसमें आगा खान है, उसके अलावा आपका उनका चाइनीज़ का अपना चाइनीज़ ऑक्यूपेंचर सेंटर है। इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ में भी उन्होंने अब डेजिग्नेट किए हुए होंगे अदारे, तो आप वहाँ जाके जो है अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और अभी मौजूदा सिचुएशन जो है कोविड-19 की, उस लिहाज में आपके उस टेस्ट के अलावा आपको ब्लड टेस्ट भी चाहिए अपना, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आपको कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है। तो वो एक एडिशनल टेस्ट भी आपको साथ अब लगाना पड़ता है। चलिए हम अब अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिकमेंडेशन लेटर हमें कब बनवाना चाहिए और हम किन लोगों से बनवा सकते हैं, मतलब कौन से लोग इसके लिए ऑथोराइज होते हैं? जी नवीद, ये आपका अच्छा सवाल है। हमने वैसे रिकमेंडेशन लेटर की वीडियो भी अपलोड किया, काफ़ी डिस्कस किया उसमें, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को भी व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़रूर देखिएगा। तो रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली जो है हमें सितंबर या अक्टूबर में बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जनवरी में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उससे पहले पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, तो आप इसको सितंबर या अक्टूबर में बनवा लें। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का कि भाई हमें कब बनवा लेना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली आपका जो प्रीवियस ट्यूटर होता है वो या तो उसका जो ग्रेड हो वो या तो एसोसिएट प्रोफेसर हो या फुल प्रोफेसर हो। आप अपने किसी भी प्रीवियस एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर से अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई लेक्चरर हो या कोई और हो तो उसका वो जो है एक्सेप्ट नहीं करते चाइनीज़ अथॉरिटीज़ जो है रिकमेंडेशन लेटर। एक अगला सवाल अब ये है कि कुछ लोग हमें ये क्वेश्चन करके पूछते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्चुअली है क्या, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डॉक्यूमेंट्स में? जी नवीद, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है क्या। तो इसके नाम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि बेसिकली आपकी ना इंग्लिश फ्लुएंसी को शो करता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेट हैं कि नहीं है। तो इसलिए आपने देखा जाए तो मोस्टली आपकी जो बैचलर्स के बाद जो फील्ड्स जो भी आपके वो मोस्टली इंग्लिश में है। बैचलर्स जो आप करते हैं या उसके बाद कोई भी स्टडीज़ करते हैं, एमएस करते हैं, तो वो इंग्लिश में अगर आपने की हैं तो आपका अदारा जहाँ से आपने वो डिग्री की है, कंप्लीट की है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना देते हैं अपने लेटर हेड पे कि जो उसने तालीम हासिल की है हमारे इंस्टीट्यूट में वो सारी की सारी इंग्लिश में थी। तो अगर ये अपनी स्टडीज़ को फर्दर इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहता है तो इसको इंग्लिश में कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली वो एक प्रूफ दे रहा होता है कि आपकी इंग्लिश ठीक है और आप इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। जी, क्या हमें आइल्स भी देना होता है? जी नवीद, ये जो है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिक्वायर नहीं करती चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह शिंगफा है, पेकिंग यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप आइल्स भी थे। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप आइल्स से तो ज़्यादा अच्छा है।
जिन्हें हमने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंपाइल हो गए हैं। अब मैं आपसे ये एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये कि हम CSC की एप्लीकेशन ऑनलाइन जो हमने फिल करनी होती है वो कब से शुरू कर देनी चाहिए? जी मेरी ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन होता है वो होता है जनवरी से मार्च की ड्यूरेशन के अंदर। तो मोस्टली हमें चाहिए कि हम फर्स्ट मंथ तक वेट कर लें जनवरी के। अगर हमारे पास किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाती है तो, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट कर लें, और फरवरी में कहीं फरवरी के स्टार्ट में आकर आप उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर लें। तो ये अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसमें इंटरमीडिएट लेवल में रहें, यानी कि मोतदल रहें, ताकि आप एट दी डेडलाइन के करीब भी ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिलअप कर रहे हैं और आपकी कोई एप्लीकेशन में मिस्टेक आ गई है तो ज़ाहिर बात है कि आप CSC एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके अगेन सबमिट कर दें। तो अगर आप क्या कहते हैं एट दी एंड जाएंगे, डेडलाइन के करीब जाएंगे, तो अगर आपकी कोई मिस्टेक आ गई तो आप उसको विड्रॉ करके दोबारा सबमिट नहीं कर पाएंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा। और एंड के दिनों में फिर जाहिर बात है इनका सर्वर भी बिजी हो जाता है अक्सर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मे भी उनकी वेबसाइट आप अप्रोच ना कर सकें। तो ये बेहतर है कि आप जो है मिड टाइम में इसको जो है फिलअप कर लें। हमने एक स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है, उस बेस पे हम कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि CSC और एनसो का स्टाइपेंड क्या होता है? जी नवीद, इस सिलसिले में मैं फिर अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी डिटेल वीडियो भी देखें इसके ऊपर, जिसमें हमने CSC के इंट्रोडक्शन में सारा CSC का बताया है, आंसो के इंट्रोडक्शन में आंसो का बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मैं फिर भी यहाँ बताता हूँ कि जो CSC का स्टाइपेंड है फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhDs, तो 3 तरह की डिग्रीज ऑफर कर रहा है। तो बैचलर्स के लिए वो 2500 RMB, उसके बाद मास्टर्स के लिए 3000 RMB एंड PhDs के लिए वो 3500 RMB ऑफ़र करवाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस पे आंसर की तरफ जाएं तो आंसर 2 ही डिग्रीज़ ऑफ़र करवा रहा है, जो कि मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट तो वही आपको 3000 RMB वो ऑफ़र करवाएगा। अगर आप PhD स्टूडेंट हैं तो आपको वो 6000 से 7000 RMB वो आपको ऑफ़र करवाएगा। ये अगला सवाल हमारा ये है कि किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट भी है? जी नवीद, एज लिमिट है। अगर आप CSC पे अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स के लिए मैक्सिमम आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं CSC पर तो आपकी एज मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर्स है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आंसर की तरफ जाएँ तो आंसर में जो मैक्सिमम एज है आपके मास्टर्स के लिए वो 30 ईयर्स है, और 35 ईयर्स आपके आंसर के लिए है। तो आप इसको ज़रूर ज़हन में रखें कि आपकी एज उस वक्त क्या है। जुनैद, एक सवाल और है मेरे पास, क्या CSC की वेबसाइट पर ही अप्लाई करना होता है? नहीं नवीद, हमें जो है CSC की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है। उसके बाद जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की आपने प्रेफरेंस दी है वहाँ CSC की वेबसाइट पर आपने उनकी भी वेबसाइट चेक करनी होती है कि अगर वो कहते हैं कि यहाँ भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें, और मोस्टली वो मांगते हैं कि यहाँ भी आपने अप्लाई करनी है, तो आपको उनकी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है। तो आपने दोनों जगह अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी और CSC की वेबसाइट के ऊपर भी। जी, हम फॉर्म के फिल कर रहे हैं और फॉर्म फिल करते हुए जैसे ही पहला कॉलम आता है उसमें एजेंसी नंबर भी होता है। जी, एजेंसी नंबर्स क्या होता है? जी नवीद, इसके ऊपर मैं दोबारा अपने व्यूवर से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फिलअप का CSC का बताया हुआ है हमने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि हम अपने व्यूवर्स को कहेंगे कि आप उसको मज़ीद वहाँ डिटेल में जाके देखें। तो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं, ABC। तो टाइप A आपकी बेसिकली एम्बेसी के थ्रू अप्लाई होता है, तो उस केस में आपने जो एजेंसी नंबर होता है वो एम्बेसी का देना होता है। जब मैंने ये डिस्कस किया था CSC की ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो एजेंसी नंबर का हमने लिस्ट की, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला था। तो आप वहाँ से जाके एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ तमाम एजेंसी नंबर अवेलेबल हैं।
और अगर हम टाइप बी पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हो रहा है। तो वहाँ जिस यूनिवर्सिटीज़ की आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का एजेंसी नंबर देखेंगे और एक एक करके जब प्रेफरेंस पहली यूनिवर्सिटी की डालेंगे तो पहले यूनिवर्सिटी का आप एजेंसी नंबर उसमें फाइंड आउट करेंगे और वो एजेंसी नंबर वहाँ पुट करेंगे। तो जब नवीद आप एजेंसी नंबर वहाँ पुट करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम उसके सामने लिखा आ जाता है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने एजेंसी नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए, CSC का स्कॉलरशिप मास्टर के लिए कितने सालों में होता है, कितने सालों के लिए होता है? हरमीद, आपने अच्छा सवाल किया है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 2 साल के लिए मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करवाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 3 साल के लिए मास्टर्स का प्रोग्राम ऑफर करवाती है। लेकिन अगर PhD का देखा जाए तो PhD आप मैक्सिमम 4 इयर्स में आपने कंप्लीट करनी होती है। 4 इयर्स के बाद आप CSC एक्सटेंशन नहीं मिलता है। इसी तरह अगर आप आंसो का देखें, आंसो में भी मास्टर्स है लेकिन आंसो सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट्स में है, UCAS और USTC। तो वहाँ सिर्फ 2 साल का मास्टर्स होता है। तो आपने इस बात को भी मद्देनज़र रखना। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि हमने किसी भी वेबसाइट पर जो हमारी CSC और ANSO की वेबसाइट पे हमने अप्लाई करने के लिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए, क्या हमें ये डॉक्यूमेंट्स फ़िज़िकल फॉर्म में, जिसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं, क्या हार्ड कॉपी में भी हमें यूनिवर्सिटीज़ को भेजने होते हैं? जी नबी, ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं कि आपने कुरियर करवाएं हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स के सारे जितने भी हैं, और उनकी एटलीस्ट 2 कॉपीज़ वो मांगते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में भी 3 भी मांग सकते हैं, लेकिन मिनिमम वो 2 कॉपीज़ मांगती हैं। 1 कॉपी वो अपने रिकॉर्ड के लिए मांगते हैं और 1 कॉपी वो CSC को भेजते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस मामले में ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत है तो आप उन्हें सेंड करेंगे, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं करते तो वो सेंड नहीं करेंगे। तो इस मामले में आपको मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आप इस मामले में आप लाजमी ईमेल करें उसके इंटरनेशनल ऑफिस को जो आपको डील करता है, बिकॉज़ मोस्टली ऐसा होता है कि उनकी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई होती। उधर तो लिखा होता है कि आप हार्ड कॉपी में हमें डॉक्यूमेंट भेजेंगे, लेकिन हाँ आपने भेजने नहीं होते, उन्होंने वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई होती है। तो आप उनसे ईमेल करके एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लें आप, क्योंकि आपके कुरियर का कम से कम 3 से 4 हज़ार एक साइड का बनेगा। तो आप वो मनी सेव कर सकते हैं अपने एंड पर, अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो। हमें स्कॉलरशिप अवार्ड हो गया जी। अब हमें एक स्कॉलरशिप अवार्ड होने के बाद कोई ईमेल आती है, तो वो ईमेल में बेसिकली क्या क्या होता है? जी, जब आपको एप्लीकेशन मतलब अवार्ड हो जाता है, बेसिकली ना वो प्री अवार्ड से पहले जब आपको नॉमिनेट करते हैं तब भी आपको एक ईमेल कर देते हैं कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहिएगा और हमें ज़्यादा ईमेल्स करके क्या कहते हैं सवालात ना पूछिएगा, क्योंकि हम आपको जो है जैसी जैसी कोई अपडेट आएगी वो देते रहेंगे। उसके बाद जब आप नॉमिनेट होने के बाद जो आपकी अलॉटिंग एजेंसी है, स्कॉलरशिप अलॉटिंग एजेंसी है, उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ भी हम इसको स्कॉलरशिप देते हैं। तो उस वक्त वो आपसे पूछते हैं कि हम आपको ऑफ़र करवा रहे हैं ये वाला स्कॉलरशिप, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि हाँ भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या कहते हैं एडमिशन लेटर हो जाता है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, आपके स्कॉलरशिप की डिटेल्स आ जाती हैं, तो उन्होंने वो फॉर्म तैयार करवाने होते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो भी बड़ा पोलाइटली ईमेल करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम आपको जो है ऑफ़र नहीं करवा सके, तो आप नेक्स्ट ईयर अगेन दोबारा अप्लाई कीजिए। जिन्हें हमें एक स्कॉलरशिप अवार्ड हो गया, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट लोगों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता इस चीज़ का। मुझे अक्सर फेसबुक पर भी और ईमेल्स पर भी मोस्ट लोग ये पूछते हैं कि भाई मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ है तो ये क्या मतलब है इसका। तो मोस्टली लोग फाइल्स भी सेंड कर देते हैं कि आप इसको पढ़ के मुझे प्लीज़ गाइड करें।
तो इसमें बेसिकली होता है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है उसमें वो आपके ना ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपका मंथली स्टाइपेंड होगा, आपका लिविंग एक्सपेंस होगा, यानी कि वो आपको अकोमोडेशन देंगे, इसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस को आपकी खुद पे करेंगे, और आपकी ट्यूशन फ़ी कोई भी नहीं है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कोई फ़ी पे नहीं करनी। लेकिन पार्शली फंडेड मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा आपको ऑफ़र करवाया है। जिसमें ये एक टाइप ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दें, आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन, वीज़ा एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपको खुद बेयर करनी पड़ेगी। कई स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिसमें मे बी वो आपको ट्यूशन फ़ी के साथ अकोमोडेशन दे दें और आपको कहें कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद बेयर करेंगे। पार्शली फंडेड कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि वो आपको मंथली स्टाइपेंड दें और ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दें, अकोमोडेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको क्या करें कि कहें कि आप एक सेमेस्टर के लिए या एक साल के लिए हम आपको ये इतना स्टाइपेंड देते हैं, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस रही तो मोस्टली 30 to 40% जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्टाइपेंड देंगे, लेकिन लिविंग एक्सपेंस वो अपने खुद बेयर करेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। जुनैद साहब, हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना चाहिए हमें? हाँ जी लोहित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों को ना बड़ी कन्फ्यूजन है अटेस्टेशन से रिलेटेड कि हमें अटेस्टेशन करवानी है या नहीं करवानी। अगर अटेस्टेशन करवानी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को करवाने हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो आप एफएससी करते हैं। एफएससी में आपके पास मैट्रिक की सनद भी आपके पास आती है और एफएससी में आपकी 12 के बाद की जो सनद होती है। तो ये 2 डिग्रीज़ आप बेसिकली आप से के बोर्ड से रिलेटेड होती है, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट की आपके बोर्ड से रिलेटेड होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ आप मोस्टली प्रोविंशियल बोर्ड्स भी हैं, जिसमें पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है और आपके फेडरल के बोर्ड्स भी हैं। तो अगर आपकी मैट्रिक किसी इन बोर्ड से है तो आप ज़ाहिर बात है अपनी उनके जो रेलिवेंट इदारा है उससे आप अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाएंगे। अगर आपने मुल्तान बोर्ड या सिंध बोर्ड वगैरह या किसी और प्रोविंशियल बोर्ड से की है तो आप उनके बोर्ड के ऑफिस जाके उधर से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे। और बेसिकली पंजाब बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस अटेस्टेशन को वो IBCC कहते हैं। IBCC बेसिकली जो होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो कि फ़ॉरेन स्टडी करना चाहते हैं या किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपने लिहाज से देखें कि आप भी डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टडी नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको ये रिक्वायर होता है कि आप अपने वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो उस अथॉरिटी से अटैच करवाएं। अब अगर हम आगे चलें तो अगर आपने बैचलर्स भी की हुई है तो आपने अपने बैचलर्स की डिग्री में 2 चीज़ें आपने वो कर देखनी होती है कि आपके पास एक डिग्री होती है और एक ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो आपने ये दोनों चीज़ें HEC से अटैच करवानी होती है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड होता है, जिसे हम हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं। तो आपने वो 2 डिग्रीज़ यानी कि 2 डिग्रीज़ नहीं हम कहेंगे 2 डॉक्यूमेंट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री, ये 2 आपने चीज़ें अपने HEC से अटैच करवानी होती हैं। अगर आपने क्या कहते हैं मास्टर्स भी किया हुआ है पाकिस्तान तो आप से अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है पाकिस्तान से तो आपने अपनी मास्टर्स की भी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री ये भी अटैच करवानी होगी उससे। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अब हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि नोटरी कैसे करवाते हैं, नोटरी कहाँ से करवाते हैं? जी नवी, नोटराइज बेसिकली होता है कि आपका जो किसी भी आपका एडवोकेट आपके डिस्ट्रिक्ट का, आप अपनी कचहरी में चले जाएं तो वहाँ किसी भी एडवोकेट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटरी करवा सकते हैं। आप अपने ओरिजिनल दिखाएंगे उन्हें कि ये देखिए मेरे ओरिजिनल हैं, और आपने उसकी फ़ोटोकॉपी दिखाएंगे तो वो अगर मैच करती हैं तो वो उसको ऑथराइज़ कर देगा। ज़ाहिर बात है उसके पास ऑथराइज़ करने का लाइसेंस है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वकील है पेशे से, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके ना डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर देता है। वो जो अटेस्टेशन होती है उसको हम नोटरी कहते हैं। वो ऑफिसर भी बेसिकली नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है, तो उसके पास जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटरी कर सकते हैं।
जुनेद, हमें ये अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए कब से काम शुरू कर देना चाहिए? जी नवीद, ये एक अच्छी चीज़ है। लोग ना काफ़ी लेट भी कर देते हैं इस चीज़ को, तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब आजकल कोविड-19 एक पेंडेमिक आई हुई है, तो उस सिनेरियोज़ में मोस्टली जो आपकी अटेस्टेशन हो रही है वो बाय कुरियर हो रही है। आप खुद जाके अटेस्टेशन नहीं करवा सकते। तो इन सिनेरियोज़ में अगर आप अर्ली कर लें तो बेहतर है, क्योंकि एट लीस्ट वो 15 डेज़ तो लेगी कोई भी अथॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप IBCC से करवा रहे हैं या आप HEC से करवा रहे हैं, तो वो कम से कम आपसे 15 डेज़ तो लेगा। ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ गई। तो आप इसको पहले से करवा के रखें। अगर आप सोचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि खुदा ना ख़ास्ता अगर मेरा एडमिशन ना हुआ, मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र ना हुआ, तो मेरी अटेस्टेशन ज़ाया चली जाएगी, तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए अटेस्ट होते हैं। उनको आप अगेन एंड अगेन आपको अटेस्ट नहीं करवाना होता। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल अप्लाई करवा लिया है, तो आपको अगले साल दोबारा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं करवाना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है, अगर वो आपने अटेस्ट करवाई हुई है, तो फ़ोटोकॉपी की जो है ना अटेस्टेशन की जो लिमिट है वो 6 मंथ्स है। अगर आपके 6 मंथ गुज़र गए हैं तो वो आपकी अटेस्टेशन एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने करवा लिया, आपका एडमिशन नहीं हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेक्स्ट ईयर कहीं अप्लाई कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो आपको उस वक्त वो दोबारा नहीं टेस्ट करवानी पड़ेगी, आपका एक काम ऑलरेडी से हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका माइंड चेंज हो गया है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई इस ड्यूरेशन में कि आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता। तो कई दफ़ा गवर्नमेंट जॉब भी ये जो है रिक्वायर करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट हुए हुए हों आपके HEC से। तो उस वक़्त आप देखते हैं कि ना आपका वो जो अटेस्टेशन है वो ज़ाया नहीं जा रही, बल्कि आपको ना किसी न किसी जगह वो काम आ ही जाएगी। इवेंचुअली वो काम आपके आ ही जाती है। आ ही जाएगी और आपके पैसे वो वेस्ट नहीं हुए बेसिकली। जुनेद, हमें ये बताइएगा कि जब हमें एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है तो हमें मज़ीद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? हाँ जी, जब आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ गई, अब आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है अपनी कंफर्मेशन ईमेल में कि हम आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करवा रहे हैं, और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर वहाँ रिपोर्ट को करके अपने आप को रजिस्टर करवाना है, और आपको वो आपके जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड कर रहे हैं। तो जब आपको ये ईमेल रिसीव हो जाए तो उसके बाद एट लीस्ट 2 वीक्स लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स चाइना से पाकिस्तान पहुंचने में। 1 वीक भी लग सकता है, लेकिन कम से कम कहते हैं कि अगर हम सेफ एंड पे रहें तो 2 वीक्स तो लग ही जाते हैं आने में। तो जब आपको वो ईमेल मिल जाए तो उस वक़्त आप अपना ना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, जो कि 15 के ऑफ़िस से बनता है। जब आपका वो बन जाए, आपका 15 के ऑफ़िस से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, उसको आपने मूफा से अटैच करवाना होता है। मूफा से? जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तो आपने ये भी करवाना होता है अटैच, और तमाम के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होते हैं। आप ये सिर्फ इसमें ये नहीं देखेंगे कि आपका क्या कहते हैं डिग्रीज़ हैं, सिर्फ वही अटैच करवानी, आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच करवाना होगा। और फिर जब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए तो उसके बाद आपने फिर वीज़ा की एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट करनी होती है, तो उस वक़्त फिर आप जो है अपना मेडिकल करवाएं जब आपने वीज़े के लिए जाना उससे पहले। तो ये चीज़ें भी आप उससे भी अपनी कंप्लीट करना शुरू करें। जुनेद, गैरी वीज़ा क्या होता है? हाँ जी रवि, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये 2017 तक ये गैरी वीज़ा नहीं था। तो उस वक़्त 2017 में बेसिकली ऐसा होता था कि ना पहले एम्बेसी में डायरेक्ट हम जाते होते थे, वहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी होती थी। हर जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स के लिए हुआ है, किसी का एडमिशन, किसी का PhD में हुआ है, कोई सेल्फ फाइनेंस पे जा रहा है, कोई ना कोई किसी भी सिनेरियो से चाइना जा रहा है, तो उसने बज़ाते खुद एम्बेसी जाना है। उसने अपने एडमिशन डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके लिहाज से हैं उसने वहाँ वो शो करवाने हैं, अपना पासपोर्ट देना है। फिर तकरीबन 4 to 5 डेज़ के अंदर आपका पासपोर्ट वो रिटर्न करते हैं। तो
का एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता था। कई कई दफ़ा तो आपको सारी सारी रात वहाँ बैठ के जागना पड़ता था ताकि सुबह जैसे ही अर्ली मॉर्निंग वो ओपन हो तो आप पहले से वहाँ मौजूद हों। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए तो आपको क्या कहते हैं बारी ना मिले और आपका दिन ज़ाया होते जाए। मुझे खुद तकरीबन उस वक़्त 3 दिन लगे थे, मैं इस्लामाबाद में स्टे करना पड़ा था मुझे। लेकिन 2018 से जब उन्होंने एडमिशन स्टार्ट किया और ये सारा सिनेरियोज़ उन्होंने देखे तो उन्होंने एक एजेंसी है गैरी वीज़ा, जो उनको कहते हैं गैरी वीज़ा की एजेंसी, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट फिर उन्हें दे दिया। अब हमें डायरेक्ट हम एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, अब बल्कि हम गैरी वीज़ा के ऑफ़िस जाते हैं, तो उनकी एक फ़ीस है, हम वो पे करते हैं और उनकी जो है एक डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी वही पूरी करते हैं। आपका मेडिकल वगैरह जो कुछ है आप वहाँ जाके उनको सबमिट करवाते हैं, वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। उसके बाद आपको वो 2 ऑप्शंस देते हैं, या तो आप बाय हैंड ले लें इतने दिनों के बाद हमसे, या हम आपको कुरियर करवा देंगे। अगर कुरियर करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपको कुरियर के भी चार्जेस उन्हें देने पड़ेंगे, तो वो आपके एंड पर है। अगर आप इस्लामाबाद स्टे कर रहे हैं तो आप वहाँ जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें और आप कह दें मैं आके ले लूँगा। मे बी 1 वीक तो लगेगा इस चीज़ पर। अगर आपको लगता है कि नहीं काफ़ी डेज़ वहाँ लग जाएंगे तो मैं नहीं स्टे कर सकता, तो आप वापस आना चाहते हैं अपनी सिटी में, तो आप उन्हें बाय कुरियर करवा लें, वो आपको TCS करवा देंगे। लेकिन फिर बेटर सजेशन तो ये बनी कि हम कुरियर ही करवा लें। अगर जो बंदा इस्लामाबाद में रहता है उसके लिए तो ठीक है, वो वहाँ का रिहायशी है, लेकिन जो यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं रहता और सिर्फ इसी काम के लिए है, उसका तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हाँ जी नवीद, बात आपकी ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई काम नहीं है वहाँ और उनका कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि भाई हमारा मज़ीद कोई काम यहाँ ऐसा नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वापस आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें अगर वहाँ रहते हैं तो इस्लामाबाद आपको पता है कैपिटल है, अदर सिटीज़ की निस्बत वो एक्सपेंसिव भी है, तो वहाँ उनकी ज़ाहिर बात है होटल का एक्सपेंस आएगा, फिर खाने पीने का एक्सपेंस आएगा, फिर ट्रैवल का एक्सपेंस आएगा। अगर वो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आई थिंक कुरियर के पैसे इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी जो इनके रिहाइश और इन चीज़ों पे लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर वो कुरियर करवा लें तो वो बेहतर है। और TCS पाकिस्तान में एक आई थिंक रिलायबल सर्विस है, और आजकल तो पाकिस्तान पोस्ट भी बहुत अच्छी चल रही है, तो अगर कुछ भी हो तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, आप उसको कुरियर करवा लें। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसे कुरियर करवा लें। जुनैद, मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर कर लिया। जो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि हमें यहाँ से जब भी अपने कंट्री से बात करते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हमें देख रहे हैं वो लोग अपने कंट्रीज़ के हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। हमें कौन सी फ़्लाइट्स को चूज़ करना चाहिए, जो कि डायरेक्ट जाती हैं या किसी कंट्री से होके जाती हैं? मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप किसी डायरेक्ट फ़्लाइट को प्रेफर करें। अगर आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस है पहले भी और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता है ऑलरेडी कि आप मुख्तलिफ़ मुल्क घूमे हुए हैं, तो आप फिर ट्रांजिट फ़्लाइट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले कभी किसी कंट्री में नहीं गए और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस ट्रैवलिंग का, तो वो डायरेक्ट लें तो बेहतर है, क्योंकि कई दफ़ा आपको ना अदर्स कंट्री की जो है वो पॉलिसीज़ का नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले यहाँ से मलेशिया जाते हैं, और पाकिस्तान से अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, और फिर आप कहते हैं मैं मलेशिया से आगे चाइना की कोई फ़्लाइट हूँ, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिस दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ आपको वीज़ा लेना पड़ता है। उनकी पॉलिसीज़ भी डे बाय डे चेंज हो जाती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ना पता हो कि भाई ऑन दी स्पॉट वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऑन अराइवल जिसे हम वीज़ा कहते हैं। जिस तरह के लास्ट टाइम प्रॉब्लम आई थी कि लोग श्रीलंका गए थे तो वहाँ वो ख़त्म कर दिया था उन्होंने कि भाई आप जो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं ले सकते, आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है वीज़े की। तो आप अगर ट्रांजिट ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको वो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेज देंगे कि नहीं वहाँ का वीज़ा तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट वालों को तो पॉलिसीज़ का पता है लेकिन आपको शायद ना पता हो। तो आप पहले जब अगर कर भी रहे हैं बुकिंग तो पहले आप इसकी रिसर्च कर लें कि हमें वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है पहले कि नहीं लेना पड़ता। अगर लेना पड़ता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर ऑन अराइवल में मिलता है तो
कितने रुपए तक का हो सकता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, तो मोस्टली हमारे पास उस वक़्त करेंसी होती है पाकिस्तानी। तो कई दफ़ा वहाँ ना पाकिस्तानी करेंसी को वो करेंसी एक्सचेंज वाले जो है ना किसी और करेंसी में एक्सचेंज नहीं करते। तो इन सिनेरियोज़ में आपने देखना है कि आपको पता हो कि उसकी वैल्यू कितनी है वीज़ा की, तो आप उतनी प्राइस का जो डॉलर है US डॉलर वो पहले से ही पाकिस्तान से कन्वर्ट करवा के अपने पास रखें, क्योंकि US डॉलर ऐसा है जो कि हर जगह से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मे भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपकी करेंसी में भी वो एक्सचेंज ना करें दूसरी कंट्री की करेंसी में। लेकिन डॉलर एक यूनिवर्सल फ़िलहाल एक करेंसी चल रही है, तो आप उसको अपने पास सेव हैंड पे रखें और जितनी प्राइस आपकी वहाँ की बनती है वीज़े की उससे ज़्यादा ही रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लॉन्ग स्टे है और आपको भूख लगती है, तो मे बी आप जो वहाँ की शॉप्स हैं, जो कैफ़ेटेरियाज़ हैं, वो आपको क्या कहते हैं डॉलर्स में चीज़ दें या अपनी जो उस कंट्री की करेंसी है उसमें चीज़ दें। तो आपके पास अगर डॉलर कुछ ज़्यादा होंगे तो आप उसको उस मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करवा के आप उससे वो चीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ वहाँ आ सकती हैं। एक और चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लॉन्ग स्टे है किसी जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स से ज़्यादा है, तो आप उस जगह ये भी देखते हैं कि आपके पास वो होटल है कि नहीं है, मतलब आपकी एयरलाइन आपको होटल प्रोवाइड करती है कि नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले जाते हैं यहाँ से और आपका 12 आवर्स का फॉर एग्ज़ाम्पल स्टे है वहाँ ट्रांजिट एयरपोर्ट पर, और लेकिन जो एयरलाइन है वो आपकी टिकट सस्ती थी, तो उसने कहा कि रूल्स में था कि इतने पैसों पर अगर आपने टिकट खरीदी है तो इसमें हम होटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपने ये पॉलिसीज़ भी ज़हन में रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टे ज़्यादा है तो क्या मुझे वहाँ होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते, आप एयरपोर्ट पे रहेंगे और वहीं आपको 12 आवर्स किसी भी तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे। तो इन सिनेरियोज़ को आप ज़हन में ज़रूर रखें। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर कोई आपका सीनियर वहाँ मौजूद है या कोई ऐसा पर्सन जो ट्रैवलिंग करता है, तो आप उससे पहले बैठ के किसी भी रूट का गाइडलाइन ले लें कि अगर मैं इस रूट से जाऊँ तो क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। तो वो आपको एक कंप्लीट गाइड कर देगा, तो आपको ऑन अराइवल जब आप उस कंट्री पहुँचेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप प्राई कंट्री में होंगे तो वहाँ कोई आपको हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। जिन्हें एक सवाल और, क्या चाइना में रहना ज़्यादा एक्सपेंसिव है? नबी, अगर आप स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल CSC है या आंसो है, तो CSC आपको देती है रिहाइश, तो आपको अकोमोडेशन का कोई ख़र्चा नहीं है, और जितना वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं तो वो उसमें आप ईज़िली अपने जो है ना एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी छोटे स्कॉलरशिप पे गए हैं और किसी एक्सपेंसिव कंट्री सिटी में गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शंघाई है, बीजिंग है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हांगकॉन्ग को भी अगर इसमें इंक्लूड करूँ, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं। तो यहाँ आपकी अकोमोडेशन अगर आपके स्कॉलरशिप कवर नहीं कर रहा तो आपको अकोमोडेशन बहुत महंगी मिलेगी, जिसमें आप कह लें कि तकरीबन आपका 50 to 70% आपका स्टाइपेंड आपके अकोमोडेशन की रेंट में निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। जो वहाँ के सिटी के ऑलरेडी रेजिडेंट हैं और पाकिस्तानी हैं या अपनी कंट्री के हैं, तो आप उनसे पहले रब्ता करें कि यहाँ किस तरह से हम अकोमोडेशन कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है। फिर आप अपना एक अंदाज़ा लगाएं कि आपका अपना स्कॉलरशिप कितना है, आपको मंथली कितना स्टाइपेंड मिलता है और आपका मंथली ख़र्चा कितना आ सकता है। तो जब आपने किसी सीनियर जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है उससे अगर आपने ये गाइडलाइन ली भी होगी तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अब स्कॉलरशिप में वहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पहले देखें और किसी से गाइडलाइन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीजिंग में रह चुका हूँ, तो बीजिंग में अकोमोडेशन बहुत महंगी है, स्पेशली जब आप सेंटर में हो सिटी के। अगर हम मज़ाफ़ात यानी कि हम कहते हैं कि सिटी के पेरिफेरी में हो या सिटी के कॉर्नर में हो, तो वहाँ में भी थोड़े से आपको इनएक्सपेंसिव मिल जाए। तो फिर इस सिनेरियो में आप ये देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि अगर मैं वहाँ ले लेता हूँ अपार्टमेंट
तो मे बी मुझे 1 और डेली ट्रैवल करके उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़े, या क्या कहते हैं मुझे जब वापस आएंगे तो मे बी आप लेट हो गए हो, रात का टाइम हो, तो उस वक़्त मुझे कन्वीनियंस का किस तरह से मैनेज करना होगा। तो इन चीज़ों को आपने ना मद्देनज़र रखना है। और खाने पीने का अगर देखा जाए तो आपका जो नॉर्मल, मैं कह लूँ कि नॉर्मल एक्सपेंस, जिसमें आप ज़्यादा हाई फाई कहते हैं कि लग्जरी नहीं ले रहे, तो सिर्फ खाना पीना और अच्छी चीज़, वो आपके 500 टू 600 जुआंस में हो जाता है, जिसमें आप खुद कुकिंग कर रहे हैं। मैं आउटसाइड का नहीं बता रहा, अगर आप कैंटीन से खा रहे हैं या शितांग से खा रहे हैं, सॉरी शितांग बेसिकली उनकी कैंटीन को बोलते हैं, चाइनीज़ के यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। अगर आप वहाँ से खा रहे हैं तो उनका मैं नहीं बता रहा, मे बी उधर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है इससे। अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं और अपना खुद बना रहे हो, सारी चीज़ें खुद ला रहे हैं, तो उस वक़्त आपके 500 टू 600 जुआन, मे बी 700 जुआन तक आपका ख़र्चा जा सकता है। जुआन बेसिकली RMB को भी RMB का दूसरा नाम है चाइनीज़ में। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि बीजिंग में इतना ख़र्चा आ जाता है। व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। अब हम अपने व्यूवर्स से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।